अमेरिकाज फ्रीडम स्ट्रगल, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। ये जो टॉपिक है ये बीए पार्ट थर्ड ईयर में है, आरएस और आईएएस में है, स्कूल व्याख्याता में भी शामिल है। तो इससे संबंधित इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, वो है अमेरिकाज फ्रीडम स्ट्रगल्स के कोजेज और स्ट्रगल की मेन इवेंट्स और रिजल्ट्स, यानी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण, उसकी मुख्य घटनाएं और परिणाम। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को समझने से पहले उसके बैकग्राउंड को समझना होगा। अमेरिका फ्रीडम स्ट्रगल बैकग्राउंड को समझना होगा, यानी उसके पृष्ठभूमि को समझना होगा। इसके लिए हमें ये जानना होगा कि जो अमेरिका जो देश है, यहाँ पर सबसे पहले इस महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप में कौन सी जाति आकर बसी। तो अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले नॉर्थ सीमेन जाति 1000 ईस्वी में आकर बसी। उसके बाद इस अमेरिका महाद्वीप की खोज जो आरंभ हुई, तो उस खोज में जो सबसे पहले अमेरिका महाद्वीप में पहुंचने वाला जो व्यक्ति था वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में ये व्यक्ति बोहेमिया द्वीप, जिसे वेस्ट इंडीज़ भी कहते हैं, जिसका नाम उसने वेस्ट इंडीज़ रखा है, यानी इंडिया समझकर वहाँ पहुँचा। और उसके बाद 1499 में अमेरिगो वेस्पूची यहाँ पर पहुँचा और अमेरिगो वेस्पूची ने अमेरिका महाद्वीप पर चक्कर लगाया। इसी समय एक जर्मन भूगोलवेत्ता ने इस नए क्षेत्र को जो खोज हुई उसका नाम नई दुनिया दिया। बाद में पता चला कि इस नई दुनिया के चारों तरफ इसकी खोज करने वाला जो व्यक्ति था वो अमेरिको वेस्पूची था, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका महाद्वीप रख दिया गया। इस अमेरिका महाद्वीप में जो अमेरिका देश है, इस अमेरिका देश में सबसे पहले जो लोग आए वो थे स्पेन के, उसके बाद डच, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर डेनिश और आखिरी में स्वीडिश लोग आए। ये इनका क्रम रहा आने का। इसके बाद 17वीं सदी में अगर हम बात करें अमेरिका के 17वीं सदी में, तो 17वीं सदी में अमेरिका में 13 कॉलोनी उपनिवेश बस गए थे। वैसे देखा जाए तो जो पहला उपनिवेश है वो स्पेन ने फ्लोरिडा बसाया था, लेकिन 17वीं सदी में जो उपनिवेश बसे उनकी जनसंख्या 20 लाख थी, जिनमें 90% उपनिवेश ब्रिटेन द्वारा बसाए हुए थे और 10% अन्य देशों की जनसंख्या थी। ये कुल जो उपनिवेश थे 17वीं सदी में वो 13 थे। ये जो 13 उपनिवेश थे इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे साउथ अमेरिका के उपनिवेश, साउथ अमेरिका ये 4 उपनिवेश थे जिनको हम VKKJ से समझ सकते हैं। V मतलब वर्जीनिया, K मतलब उत्तरी कैरोलिन, K मतलब दक्षिणी कैरोलिन, J मतलब जॉर्जिया। ये जो उपनिवेश थे यहाँ तंबाकू की खेती होती थी और ये खेती निग्रो दासों के माध्यम से करवाई जाती थी। दूसरा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर भी 4 उपनिवेश थे जिन्हें हम KRNM से समझ सकते हैं। K का मतलब कनेक्टिकट, R का मतलब रोड आइसलैंड, N का मतलब न्यू हैम्पशायर और M का मतलब मैसाचुसेट्स। यहाँ पर प्यूरोटिक रहते थे। प्यूरोटिक वो लोग थे जो इंग्लैंड से या अन्य देशों से कैथोलिक धर्म से या प्रोटेस्टेंट धर्म से भागकर यहाँ पर बस गए थे। ये प्रोटेस्टेंट का एक प्रकार था, तो इनको प्यूरोटिक कहते और यहाँ औद्योगिक धंधों का विकास हुआ था नॉर्थ अमेरिका में। तीसरा है मिडल अमेरिका। यहाँ पर 5 उपनिवेश थे जिन्हें हम MPNND से समझते हैं। M मैरीलैंड, P पेंसिल्वेनिया, N न्यू जर्सी, N न्यूयॉर्क, D डेलावेयर। यहाँ मुख्य रूप से शुगर और वाइन उद्योग धंधे लगे हुए थे।
ये था जो 13 उपनिवेश 17वीं सदी में अमेरिका में बसे हुए थे। इन उपनिवेशों में शासन व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाती थी, तो इन उपनिवेशों में शासन व्यवस्था के दो खंड थे, दो स्तंभ थे। एक तो एक हाउस ऑफ वर्जेस नामक प्रतिनिधि सभा थी, जिसे हाउस ऑफ वर्जेस कहते थे। इसके सदस्य इलेक्टेड होते थे, यानी चुने जाते थे। दूसरा, हाउस ऑफ वर्जेस के ऊपर गवर्नर होता था स्टेट का, जो ब्रिटेन द्वारा नियुक्त किया जाता था। उसके माध्यम से यहाँ की शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। ब्रिटेन की अमेरिकी उपनिवेशों के प्रति दो प्रकार की नीति रही, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, 17वीं सेंचुरी से पूर्व और 17वीं सेंचुरी के बाद। 17वीं सेंचुरी से पूर्व इनकी जो नीति रही वो इग्नोर पॉलिसी रही। इग्नोर पॉलिसी यानी नज़रअंदाज की नीति। नज़रअंदाज मतलब इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, उपनिवेशों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो भी जैसे भी विकास हो रहा था उस पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन 17वीं सदी के बाद इन्होंने उपनिवेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप आरंभ किया, क्रिएटिंग प्रॉब्लम रूल पॉलिसी लागू की, हस्तक्षेप आरंभ किया उनकी प्रशासनिक नीति में, उनकी आर्थिक नीति में। और इनके हस्तक्षेप के कारण अमेरिका 18वीं सेंचुरी में उनके अमेरिकी उपनिवेश ब्रिटेन के खिलाफ होने लगे और आंदोलन करने लगे, विद्रोह करने लगे। ये विद्रोह, ये आंदोलन जो 18वीं सदी में यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुए और 1781 तक चलते रहे, इन्हें ही हम अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के जो कारण थे वो निम्न थे। एक तो जो पहला कारण था वो तो था कि जो अमेरिका में जो उपनिवेश जो लोग जो बसे हुए थे, उनमें लेक ऑफ सन डाटर इन कॉलोनिज्म टुवार्ड्स ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति का भाव था। पहला कारण, ये जो उपनिवेश थे इनमें ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति का अभाव था। सहानुभूति का भाव क्यों था, तो इसका कई कारण थे। एक तो इन उपनिवेशों में ब्रिटिश प्रजा के साथ साथ नॉन ब्रिटिश लोग भी रहते थे, तो नॉन ब्रिटिश लोगों में उनके प्रति सहानुभूति नहीं थी। दूसरा कारण था कि भाई इनमें दूसरा कारण था कि भाई ये जो उपनिवेश में जो जनसंख्या थी वो ज़्यादातर प्यूरोटिक थी, जो धार्मिक प्रताड़ना से परेशान होकर यहाँ बसे थे, इसलिए भी इनका अमेरिका के प्रति लगाव नहीं था। तीसरा कारण था कि यहाँ पर जो लोग भेजे गए थे वो ज़्यादातर अपराधी थे, प्रिजनर थे, उनको यहाँ भेजा गया था। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच जो भौगोलिक दूरी थी वो भी लगभग 3000 किलोमीटर की थी। इस कारण ब्रिटेन के प्रति अमेरिका का जो उपनिवेश थे उनमें सहानुभूति नहीं थी। दूसरा कारण 17वीं सदी के बाद में अमेरिका में नेशनलिज्म का उदय हो गया था, राष्ट्रवादी भावना, क्योंकि ये लोग वहाँ से आकर 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी हो चुकी थी और इन पीढ़ी में अब ब्रिटेन के प्रति लगाव नहीं रहा था और उनका इस ज़मीन के प्रति जहाँ वो रहते थे, कमाते थे, खाते थे, अपना विकास करते थे, उस राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना का उदय हो चुका था। इस कारण भी फ्रीडम स्ट्रगल आरंभ हुआ, स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। तीसरा कारण सप्तवर्षीय जो युद्ध आरंभ हुआ ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य। इस सप्तवर्षीय युद्ध में से पूर्व जो ब्रिटेन ने यहाँ अमेरिका के उपनिवेशों का शोषण किया, उसके प्रति भी नफरत की भावना थी। ये शोषण उन्होंने कई तरीक़ों से किया, जिनमें मुख्य रूप से रॉ मटेरियल यानी जो उपनिवेश थे उनको सिर्फ रॉ मटेरियल कच्चा माल उपलब्ध करने वाले के रूप में विकसित करना चाह रहे थे। अमेरिका के जो उपनिवेशों में जो ब्रिटिश के साथ ट्रेड कंपटीशन, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा करने वाले उद्योग थे, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था। कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो उपनिवेशों पर प्रशासनिक जो खर्चा था जो व्यय हो रहा था वो भी किन से वसूला जा रहा था, ब्रिटेन के उपनिवेशों से वसूला जा रहा था।
इन नीतियों के कारण वो काफ़ी नाराज हो गए थे। इसके अलावा कुछ और भी व्यापारिक नीतियाँ थी, जैसे ट्रेड पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन की थी, जैसे नवल्ला 1651 और 1663, यानी मरीन एक्ट या यूँ कहें नौसेना अधिनियम 1651 और 1663। इन अधिनियमों में इन अधिनियमों में ये घोषणा 1651 में ये नीति निर्धारित की कि जो अमेरिका उपनिवेश से जो माल है वो लाया और ले जाया सिर्फ अमेरिका ब्रिटेन के जहाज़ों में ही लाया ले जाया जा सकता है। 63 में ये लगा दिया कि अमेरिका जहाज़ों का विकास नहीं कर सकता, तो ये एक तरह से उनका शोषण हो रहा था। इसके अलावा कुछ औद्योगिक कानून भी ब्रिटेन ने अमेरिका पे लगाया, जिनमें मुख्य रूप से है 1689 का वूलन क्लॉथ बैन कि जो ऊनी कपड़ा है वो अमेरिका नहीं बना सकता, अमेरिका उपनिवेश नहीं बना सकते। 1732 में ये लगा दिया कि वो जो कैप है, टोपियाँ हैं, वो भी नहीं बना सकते। और 1750 में लोहे औद्योगिक फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा कुछ ट्रेड एक्ट भी लागू किए, जिनमें मुख्य रूप से राइस ट्रेड, जिनमें मुख्य रूप से राइस, चावल, टोबैको, तंबाकू, कॉटन, कपास, शुगर, चीनी, वुड लकड़ी और लेदर, चमड़ा, इनके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। इसका भी अमेरिका में विरोध आरंभ हुआ। इसके बाद ये तो सारी जो घटनाएं थी वो पूर्व सप्तवर्षीय युद्ध से पहले की थी। 1756 से 1763 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन की विजय हुई, फ्रांस की पराजय हुई। ये युद्ध मुख्य रूप से कनाडा पर और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध ने भी अमेरिका और ब्रिटेन के संबंधों को प्रभावित किया। इस युद्ध के दौरान अमेरिकी उपनिवेश ने ब्रिटेन का सहयोग नहीं किया था, उल्टा कई बार विद्रोह किया था, कई बार लूटा था उनकी सेनाओं को। लेकिन इसी समय कुछ परिवर्तन भी किए थे, जिनमें एक 1759 का एक्ट अमेरिका में लागू किया था, जिस एक्ट के तहत गवर्नर को काफ़ी शक्तियाँ दे दी थी। प्रतिनिधि संस्थाओं वर्जेस, हाउस ऑफ वर्जेस की शक्तियाँ कम कर दी गई थी। इस युद्ध के बाद इन्होंने जो ब्रिटेन की विजय हुई थी, ब्रिटेन को काफ़ी धन खर्च हुआ था, उस धन को वसूलने के लिए अमेरिका पर काफ़ी टैक्स लगाकर और वसूलने की कोशिश की गई थी। और ये हर्जाना, युद्ध का हर्जाना लागू किया था। जैसे 3 लाख पौंड था, इसमें 1.5 लाख पौंड अमेरिका से वसूलने की कोशिश की जाने लगी थी। और अमेरिका को जो लोग थे उन्हें कनाडा की तरफ बढ़ने से, प्रसार करने से रोका भी गया था। इसके अलावा जो रेड इंडियंस थे उनको विशेष सुविधाएं भी दी गई थी। इन सब कारणों से अमेरिका के लोग, उपनिवेश के लोग नाराज होने लगे थे। इसके साथ उनको जो फ्रांस का आक्रमण का जो भय रहता था उससे भी मुक्त हो गए थे। इसलिए 1763 के बाद जो भी नई नीति अमेरिका पर ब्रिटेन ने लागू की, तो उनका ये उपनिवेश के लोग विरोध करने लगे। और इसी दौरान एक और हुआ कि जो ब्रिटेन था उसने अमेरिका उपनिवेशों के आंतरिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप भी आरंभ कर दिया, जिसका कारण था जो ब्रिटेन का जो शासक था जॉर्ज III, जिसका शासनकाल था 1760 से 1820, उसने कई मामलों में हस्तक्षेप किया। और वो ये मानता था कि ये जो उपनिवेश हैं वो उसकी निजी संपत्ति है, और निजी संपत्ति समझकर वो उनमें हस्तक्षेप कर रहा था, जिसका हाउस ऑफ लॉर्ड में और विलियम पिट ने विरोध किया था, और हाउस ऑफ कॉमन में भी एडमंड बर्क ने विरोध किया था। लेकिन तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनका समर्थन किया था, ग्रेनविले ने। इस कारण वो इनमें ज़्यादा हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया और कई एक्ट यहाँ पर लागू किए, जिनमें मुख्य एक्ट हैं शुगर एक्ट 1764। इस एक्ट के तहत ब्रिटेन को छोड़कर अमेरिका किसी भी देश से शुगर और शराब नहीं खरीद सकता। इससे पहले क्या होता था कि अमेरिका उपनिवेशों के लोग वेस्ट इंडीज़ से शुगर और शराब लेते थे, जो सस्ती पड़ती थी।
और जो ब्रिटेन से ली जाने वाली शुगर और शराब थी वो महंगी पड़ती थी, तो वो खरीद नहीं पा रहे थे। इसलिए उनको इस काल में उन्होंने इस पर शराब और शुगर एक्ट पर काफ़ी सोचा, काफ़ी चिंतन मनन किया, क्योंकि शराब पीने की आदत थी, वो नहीं मिल रही थी, वो महंगी मिल रही थी और इसके लिए वो तस्करी वगैरह भी करने लग गए थे। तो इन परिस्थितियों में सोचने का मौका मिला, इसने लोगों को जागृत किया शुगर एक्ट ने। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन ने करेंसी एक्ट, मुद्रा अधिनियम 1764 लागू किया। ये एक्ट ये था कि इससे पहले क्या था कि जो ब्रिटेन के जो अमेरिका में उपनिवेश थे 13, ये अपनी अपनी करेंसी बना सकते थे और उसको लागू कर सकते थे। अब उपनिवेशों से करेंसी निर्माण का अधिकार ले लिया, करेंसी सिर्फ ब्रिटेन ही बना सकता था, तो इसका भी विरोध आरंभ हुआ। इसके बाद सर्च वारंट एक्ट 1764 में लागू किया गया। ये इसलिए कि जो शुगर या जो शराब थी उसकी तस्करी होने लग गई थी, उसको रोकने के लिए ये एक्ट लागू किया गया था, सर्च वारंट एक्ट यानी खोज वारंट एक्ट 1764। इस एक्ट के तहत अमेरिका उपनिवेशों के लोग तलाशी कर सकते थे और तलाशी करके अधिकारी तलाशी करके उनको गिरफ्तार कर सकते थे। इससे उनकी स्वतंत्रता पर आघात लगा, जिसका अमेरिका के उपनिवेशों ने विरोध किया और तभी 1765 में रिवोल्ट एक्ट लागू कर दिया, यानी विद्रोह अधिनियम, कि जो विद्रोह करेंगे उनको सज़ा दी जाएगी। और इसी समय 1765 में ब्रिटेन ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट लागू किया। स्टाम्प एक्ट क्या था कि जो समाचार पत्र थे, व्यापार थे, वकील, डॉक्टर थे, इन सब के सभी कागज़ों पर स्टाम्प खरीदना अनिवार्य कर दिया गया। और हर कागज़ में काम आने लगी, जिनके एक स्टाम्प 20 शिलिंग थी, ज़्यादा नहीं थी। लेकिन इसका विरोध आरंभ हुआ। क्यों आरंभ हुआ? क्योंकि इसको अपनी स्वतंत्रता पर आघात समझा और इसका विरोध करते हुए लोगों ने कई संस्थाओं का गठन किया, जिसमें डॉटर ऑफ लिबर्टी है और डॉटर ऑफ सन है। ये संस्थाओं का गठन किया गया विरोध करने के लिए। और एक महाद्वीपीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का गठन भी न्यूयॉर्क में हुआ, जिसमें 9 उपनिवेशों ने भाग लिया और जिसमें जेम्स ओटिस ने घोषणा की कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, और इस रूप में कि बिना प्रतिनिधित्व हम कर नहीं देंगे। और ये घोषणा की कि हम ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं करेंगे। जब ये घोषणा कर दी, इन उपनिवेशों ने ब्रिटेन के साथ व्यापार करना बंद कर दिया, तो इसका ब्रिटिश व्यापार पर नुकसान हो। उसके लंकाशायर, मैनचेस्टर, लिवरपूल, इन उद्योग धंधों को काफ़ी नुकसान हुआ। नुकसान होने से उन्होंने ये जो ये नीति थी इसको छोड़ दी ग्रीनविल ने, और ग्रीनविल की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद मार्च 1766 में स्टाम्प एक्ट कैंसिल कर दिया गया। लेकिन उसमें ये तय किया कि ये स्टाम्प एक्ट तो रद्द कर दिया, लेकिन एक्ट कर लगाने का अधिकार अभी भी ब्रिटेन पर है, ये रखा गया। और इसी समय नई सरकार लॉर्ड नॉर्थ की बनी, जिसमें वित्त मंत्री जो बनाए गए वो टाउनशेड बनाए गए। टाउनशेड ने 1767 में एक नई योजनाएं लागू की गई, जिसमें क्वार्टरिंग एक्ट था, इम्पोर्टेड ड्यूटी था। क्वार्टरिंग एक्ट यानी जो ब्रिटेन के अधिकारी जो अमेरिका में रहेंगे, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था उपनिवेशों द्वारा की जाएगी। इसके अलावा चाय, शीशा, गिलास, शक्कर, कागज़, इन पर आयात कर भी लागू कर दिया, ताकि ये पैसा एकत्रित करके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उपनिवेशों में ब्रिटेन के, उनका व्यय का खर्चा उठाया जा सके। ये टाउनशेड ने योजना लागू की, जिसका ब्रिटिश उपनिवेशों में विरोध हुआ। और ये विरोध बोस्टन, मैसाचुसेट्स में व्यापक रूप से था। बोस्टन में जो विरोध मार्च कर रही थी जनता, उस पर पुलिस ने आक्रमण किया
जिससे कुछ लोग मारे गए, 5 लोग 5 मार्च 1770 को, जिसे बोस्टन मर्डर केस कहते हैं, बोस्टन हत्याकांड कहते हैं। इस घटना के बाद टाउनशेंड की योजना वापस ले ली गई और चाय को छोड़कर शक्कर, चाय को छोड़कर जो शक्कर था, ग्लास था, कागज़ था, इनसे टैक्स लगाने आयात कर हटा दिया गया। सिर्फ शक्कर पर रखा और वो भी मामूली सा रखा, सॉरी सिर्फ चाय पर रखा, वो मामूली से रखा। और एक नई नीति लागू की उनने कि ये देखा कि जो चाय है वो सीधी भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अमेरिका में भेज दी जाए ताकि सस्ती मिले और लोग विरोध भी न करें, क्योंकि जो अन्य देशों से जो चाय लाई जा रही थी वो महंगी थी, इसलिए उन्हें सीधी चाय वहाँ से मंगाना शुरू कर दिया और अमेरिका उपनिवेशों को भेजना शुरू कर दिया। जिसका जब ये सोचा था कि भाई सस्ती है तो विरोध नहीं होगा, लेकिन जो इस समय अमेरिकी उपनिवेशों में काफ़ी विकास हो चुका था, काफ़ी राजनीतिक चेतना जागृत हो चुकी थी, उसको ब्रिटेन नहीं समझ पा रहा था। इसलिए जैसे ही यहाँ पर चाय आई तो उन चाय के जहाज़ों का विरोध हुआ। मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, इनमें चाय के जहाज़ों को घुसने नहीं दिया गया, लेकिन बोस्टन में चाय के जहाज़ प्रवेश कर गए और एक जहाज़ वहाँ खड़ा हो गया बोस्टन में, और उसको जब बंदरगाह पर खड़ा हो गया उसको रोका नहीं जा सका। तब कुछ क्रांतिकारी स्वयं संगठन ने योजना बनाई सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में, और उन्होंने 1773 में बोस्टन में डार्क माउथ जो जहाज़ था वहाँ पर चढ़कर 542 चाय की पैकेट्स उनको समुद्र में फेंक दिया। इसे बोस्टन टी पार्टी की घटना कहते हैं। इस कारण ब्रिटिश सरकार नाराज़ होगी और बोस्टन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ मैसाचुसेट्स की स्वतंत्रता भी प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण जगह जगह ब्रिटिश उपनिवेशों ने विरोध किया, और विरोध और आगे की घटनाओं को जानकारी रखने के लिए या ब्रिटिश के साथ संबंधों का मूल्यांकन करने के लिए और इन उद्देश्यों के लिए पहली कॉन्टिनेंट कांग्रेस, पहली महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में किया गया। इसमें 12 उपनिवेशों ने भाग लिया, केवल एक उपनिवेश जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया। और इनमें निश्चित किया गया कि हमें जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाए तो ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं रखना है और इनका विरोध करना है। तभी कुछ और घटनाएं घटित हो गई, जिनमें मुख्य घटना लिविंगस्टन की है। लिविंगस्टन कॉन्कॉर्ड क्षेत्र में है। वहाँ कॉन्कॉर्ड में सैमुअल एडम्स और पैट्रिक हेनरिक के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कुछ गोला बारूद एकत्रित कर लिए थे। ये जानकारी ब्रिटिश सेना को लग गई। वो इनको प्राप्त करने और उनका दमन करने के लिए वहाँ कॉन्कॉर्ड पहुँची। कॉन्कॉर्ड से वो जब वापस आ रही तो लिविंगस्टन नामक गांव में स्वयंसेवकों ने, जनता ने विरोध किया, जिसमें झड़प हुई, जिसमें काफ़ी स्वयंसेवक मारे गए और कुछ फौज के लोग भी मारे गए। इस घटना को हम लिविंगस्टन की घटना कहते हैं। ये 19 अप्रैल 1775 को हुई और इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो गया। इसके बाद दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में हुआ और उसमें अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के लिए सेना गठन की मांग की गई और अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष के लिए सेना का निर्माण 15 जून 1775 को किया गया और इस सेना का पहले सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। फिर जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने युद्ध आरंभ किया और इस कॉन्टिनेंट जो सेकंड कॉन्टिनेंट था कांग्रेस का, उसमें ये भी घोषणा हुई थी कि हमें अपने जो संसाधन उनसे युद्ध लड़ना है, आवश्यकता हुई तो बाहरी सहायता भी लेनी है। तो ये जो युद्ध जो आरंभ हो गया, इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भी इन उपनिवेशों को के रिवोल्ट को, उपनिवेशों के जो आंदोलन को, उनको विद्रोही घोषित कर दिया
23 अगस्त 1775 उसके बाद युद्ध अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें 3 युद्ध मुख्य लड़े गए। पहला बंकर हिल का युद्ध, ये 1776 में हुआ, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन विलियम अंग्रेजी सेनापति विलियम से हार गए बंकर हिल के युद्ध में 1776 में। उसके बाद दूसरा युद्ध 1777 में हुआ, ये था सारटोगा का युद्ध। इसमें जॉर्ज वाशिंगटन ने ब्रिटिश सेनापति बुर्गोयन को हरा दिया। इस युद्ध में हराने से अमेरिका की प्रतिष्ठा यूरोप में और विश्व में फैली और अमेरिका ब्रिटेन की सेना को आघात लगा। और इस युद्ध के बाद विदेशी देश फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल ये ब्रिटेन की मदद करने के लिए आ गए। और फ्रांस ने 1778 में और स्पेन ने 1779 में उस ब्रिटेन अमेरिका की मदद की। और इन तीनों सेनाओं की मदद के माध्यम से 1781 में अमेरिका के सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन ने ब्रिटेन के सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस को यॉर्कटाउन के युद्ध में हरा दिया और उसको आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। इसके बाद 1783 में पेरिस सम्मेलन हुआ, पेरिस समझौता हुआ, पेरिस की संधि हुई, जिसके माध्यम से अमेरिका को औपचारिक स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लेकिन वैसे अमेरिका की जो स्वतंत्रता की घोषणा है वो 4 जुलाई 1776 को की गई थी। 4 जुलाई 1776 अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। तब से लेकर अब तक 4 जुलाई ही स्वतंत्रता दिवस अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जुलाई 1776 में जो स्वतंत्रता की घोषणा की थी वो फिलाडेल्फिया कांग्रेस ने की थी। और इसने एक घोषणा पत्र भी तैयार किया था जो बेंजामिन फ्रैंकलिन और टॉमस जेफरसन ने तैयार किया था, जिसमें 3 बातों पर जोर दिया गया था। एक पहली बात तो मानवीय एकता, जिसमें मानव की स्वतंत्रता और खुशहाली और उस मानव व्यक्ति की स्वतंत्रता और खुशहाली पर जोर दिया गया था। दूसरी में उसके ब्रिटिश शासक के खिलाफ 27 शिकायतें की गई थी। और तीसरी में अमेरिका उपनिवेशों की स्वतंत्रता की बात की गई थी। तो तब ये जो घोषणा पत्र था ये ब्रिटिश स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य देन माना जाता है और ये राजनीति शास्त्र का सबसे अच्छा साहित्य भी माना जाता है। इसके बाद जब अमेरिका की औपचारिक घोषणा स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा सितंबर 1783 में हो गई, इसके साथ इस घोषणा के साथ इस संधि में जो पेरिस की संधि थी इसमें फ्रांस और स्पेन को भी कुछ क्षेत्र दिया गया। फ्रांस को न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर, नोवा स्कोडिया आदि से फिशिंग करने का अधिकार दिया गया, मछली पालन का अधिकार दिया गया। इसके अलावा उसे अफ्रीका महाद्वीप का सेनेगल, वेस्ट इंडीज क्षेत्र भी ब्रिटेन से प्राप्त हुआ। इसके अलावा स्पेन को मिनोरिका और फ्लोरिडा क्षेत्र प्राप्त हुई, ये भी इस संधि के तहत दिया गया। और इस प्रकार से अमेरिका स्वतंत्र हो गया। इस स्वतंत्रता के बाद अमेरिका ने 1789 में अपना संविधान बनाया, जो विश्व का पहला लिखित और लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संविधान था, जिसके निर्माण में थॉमस पेन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इस स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम ये निकले कि जो ब्रिटेन उसने अपने जो उपनिवेश थे उन पर ज़्यादा सतर्कता की नीति लागू कर दी। अमेरिका पहला लोकतांत्रिक संविधान बना, पहला लिखित संविधान यहाँ पर निर्माण हुआ। यहाँ पर महिलाओं को और दासों को भी स्वतंत्रता के अधिकार मिले, दासों से मुक्ति के अधिकार मिले। अमेरिका और से प्रभावित होकर फ्रांस की सेना फ्रांस पहुंची और फ्रांस की क्रांति की, ये इसके परिणाम निकले। इसके अलावा अमेरिका में औद्योगिक क्रांति हुई और उपनिवेशों में भी राष्ट्रवाद की भावना का अन्य उपनिवेशों में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। स्वतंत्रता की लड़ाई वहाँ भी आरंभ हुई। ये इसके मुख्य
परिणाम निकले। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।